प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन लंबे समय से चल रहा है और आपका पढ़ाई का कार्य बाधित ना हो, इसलिए जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारा लगातार ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आप संधि को पढ़ चुके हैं और काव्य व्याकरण में रस, अलंकार, इनको आपने अभी पढ़ा है इससे पहले की वीडियो में। और आज हम लोग काव्य व्याकरण का जो अंतिम टॉपिक है छंद, इसके बारे में पढ़ेंगे और उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। आइए देखते हैं। छंद। छंद छंद क्या है? छोटे शब्दों में समझें। छंद का अर्थ है बंधन। छंद का अर्थ है बंधन, अर्थात ऐसे समझ लीजिए कि वर्ण, मात्रा, तुक, यति, गति आदि नियमों में बंधी हुई जो रचना है वह पद्य कहलाती है और जो बंधन मुक्त रचना है वो गद्य कहलाती है। तो साहित्य कोश में परिभाषा दी गई है कि वर्णों का क्रम मात्रा गणना और यति, गति, तुक आदि बंधनों से युक्त पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद कहलाती है। अब इसमें छंद के अंग होते हैं। छंद के, जिसमें पाद है, वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है और तुक है। ये क्या हैं? ये छंद के अंग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार ये छंद के 6 अंग हैं। इन्हीं के अनुसार छंद बनता है। वर्ण, पाद, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, ये अंग हैं। अब इसमें आप देखें पाद क्या है, छंद क्या है। ये भी पैरों पर चलता है। पाद का मतलब चरण है, एक चरण को पाद कहते हैं। वर्ण का मतलब क्या है? अक्षर है। मात्रा क्या है? वर्ण के उच्चारण में लगा समय, उच्चारण में लगा समय, ये क्या है? मात्रा है। यति क्या है? जो कि हम छंद को बोलते समय जो हल्का सा विराम लेते हैं वो यति है। गति क्या है? ये छंद का प्रवाह है। जो छंद में प्रवाह होता है, एक बहाव होता है। और तुक क्या है? जो चरण के अंत में एक जैसी जो ध्वनि है वह चरण है। इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है? एक जैसी जो ध्वनि है वो चरण है। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे चलते हैं। छंद के प्रकार। अब प्राय आप देखते हैं छंद में मात्रिक छंद,
दूसरा वर्णिक छंद, और तीसरा होता है छंदों का तीसरा प्रकार है मुक्त छंद। मुक्त छंद, दो ही छंद विशेष रूप से प्रचलन में रहते हैं, मुक्त छंद। अब मात्रिक छंद क्या है? जहां मात्राओं की गणना होती है, मात्राओं की जिसमें गणना होती है वो वर्णिक छंद है, वो मात्रिक छंद है। और वर्णिक छंद कौन से हैं? जहां वर्णों की गणना होती है, जहां वर्णों की गिनती होती है, क्रम होता है, ये होता है वर्णिक छंद। और जिसमें जो मात्रा एवं वर्ण इनसे मुक्त, जो मात्रा और वर्ण इनसे मुक्त जो रचना है वो कहलाती है मुक्त छंद। ठीक है, तो आपके कोर्स में मात्रिक छंद है, तो मात्रिक छंदों पर चलते हैं। मात्रिक छंद, इसमें मात्राओं की गणना होती है। तो सबसे पहले मात्रा क्या है? मात्रा क्या है? आपको बताया था मैंने, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। समय को मात्रा कहते हैं। अब मात्राएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो ह्रस्व या लघु मात्रा, इसको हम एक पाई से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, ह्रस्व या लघु मात्रा। तो क्या होगा इसका? जिसके उच्चारण में कम समय तथा बल लगे। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी चीज आ सकती हैं? इनमें लघु स्वर जैसे आ, ई, उ, तथा इनसे बने वर्ण। एक इसकी एक मात्रा होती है। इनसे बने वर्ण जैसे आ हो सकता है, की हो सकता है, आदि। और कहीं पर अगर संयुक्ताक्षर है, एक तो इनमें लघु मात्रा होगी, दूसरा संयुक्ताक्षर में भी लघु मात्रा होगी। संयुक्ताक्षर में लघु मात्रा होती है चंद्रबिंदु में। चंद्रबिंदु अगर कहीं लगा है इस तरीके से, तो इसमें भी लघु मात्रा होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें लघु मात्रा होती है। तो अभी हम लोगों ने लघु मात्रा को समझा था। अब इसके बाद में दीर्घ मात्रा। तो लघु मात्रा में भी आपने पढ़ा था कि लघु मात्रा कहाँ होती है? जहां पर लघु स्वर हों, उनसे बनने वाले वर्ण हों, चंद्रबिंदु कहीं लगा हुआ है या संयुक्ताक्षर है, तो उसमें लघु मात्रा होती है। अब यहां पर अगर दीर्घ मात्रा की बात करते हैं, जहां लघु मात्रा से दो गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगे, या जिसके बोलने में लघु से अधिक समय तथा बल लगे, वो दीर्घ मात्रा होती है। ये कहाँ कहाँ होती है? दीर्घ स्वरों में। जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। इनमें तथा इनसे बने वर्णों में। जैसे हमने कह दिया का,
की, को, कौ आदि ऐसे जो वर्ण बनेंगे उनमें भी दीर्घ होगी। ठीक है। इसके बाद में और कहाँ होती है दीर्घ? अगर कहीं अनुस्वार में, अगर कहीं अनुस्वार वर्ण है, कहीं अंक बिंदी अगर लगी है, ठीक है, तो जैसे मैंने कह दिया कंग, चंग, तो इनमें सब में दीर्घ होगी। और कहीं अगर विसर्ग है, विसर्ग में कहीं अगर विसर्ग लगा हुआ है, जैसे प्रातः, प्रातः अगर शब्द लिखा है विसर्ग लगा हुआ है तो ता पर भी दीर्घ लग जाएगी। प्रातः शब्द लिखा है मैंने, ठीक है, विसर्ग में लगेगी। अगली बात, संयुक्ताक्षर से पहले का वर्ण लघु होने पर भी प्रायः दीर्घ होता है, प्रायः दीर्घ होता है, दीर्घ होता है, यदि उस पर अधिक बल व समय लगे। जैसे आपने लिख दिया दीर्घ होता है, जैसे आपने लिख दिया चंद्र। अब इसमें ना और द्रा जो है वो संयुक्ताक्षर है, लेकिन आपको चंद्र ऐसे नहीं बोल सकते, इसको बोलना पड़ेगा चंद्र, इसमें बोलना पड़ेगा चंद्र। तो चंद्र बोलने का मतलब हमें चा पर अधिक बल और समय देना पड़ रहा है, इसलिए इसमें दीर्घ मात्रा होगी, इसमें एक होगी। इस तरीके से इसमें ये लगेगी। मतलब ये हुआ, एक विशेष बात नीचे नोट कर लें, किसी भी मात्रा का लघु या दीर्घ होना उसमें लगने वाले समय पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करेगा। अधिक समय लगेगा, दीर्घ मात्रा हो जाएगी, कम समय लगेगा, कम मात्रा हो जाएगी। इस जो आपने अभी समझा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे चलते हैं। क्योंकि आपके कोर्स में मात्रिक छंद हैं, ठीक है, और मात्रिक छंदों में जो आपका कक्षा 11-12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया और बरवय, यही छंद निर्धारित हैं जिनका अध्ययन आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझें। और सबसे पहले आते हैं मात्रिक छंद। सबसे पहला, हाँ, तो मात्रिक छंद में सबसे पहले दोहा। यह विषम मात्रिक छंद है, ये अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में
11 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। उदाहरण के रूप में इसको समझेंगे। उदाहरण, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, धरी कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोल हैं, अब तो दादुर बोल हैं, हमें पूछ है कौन। ध्यान देंगे, ये आपने अभी परिभाषा समझी, परिभाषा के बाद में ये उदाहरण है। अब इसमें आप देखें कि कैसे इसमें मात्रा कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तुलसी शब्द है, लघु है तू, ला और सी बड़ी मात्रा है, 2 मात्राएं, पा पे 2, वा पर 1 और सा पर 1, के 2, सा मा या, 1 1 2 2 4 2 6 1 7 8 10 11 12 13, यानी पहले में 13, दूसरे में 1 2 3 2 5 1 6 और 7 8 10 1 11। इस प्रकार ये 11 मात्राएं दूसरे चरण में हैं। यही क्रम इन चरणों में चलेगा दोनों में। इस तरीके से दोहा छंद है। ठीक है, मात्राएं आप इसको सीख लें, लगाने को नहीं आती हैं सामान्य के लिए, फिर भी इसको समझते हुए चलें। अगला छंद है सोरठा। सोरठा कहते हैं प्रायः दोहा का उल्टा होता है, लेकिन नहीं, इसका अपना स्वरूप भी अलग है, तात्विक इसमें अंतर है। यह भी अर्धसम्मात्रिक है, अर्धसम्मात्रिक छंद है, छंद है। इसमें 4 चरण, 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में, विषम चरणों में 11 तथा सम चरणों में, सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका उदाहरण फिर ऊपर लेते हैं। अभी आपने परिभाषा को समझा था कि इसमें रोला छंद की परिभाषा में कैसे होता है। सोरठा का आपने परिभाषा को समझी थी। अब इसमें इसकी मात्राओं को समझे। संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, चाहत उनते फूल, जिन डारन पत्ता नहीं। ध्यान देंगे इसमें। अब आप देखें, संभव ये संयुक्ताक्षर है यहाँ पर, तो इसको हम संभव को यूं भी लिख सकते थे, तो अनुस्वार में वैसे ही दीर्घ मात्रा होती है, तो यहाँ पर संयुक्ताक्षर से पहले का लघुवर्ण भी प्रायः दीर्घ होता है, तो 2 मात्राएं यहाँ होंगी। यहाँ पर 1, तो 1, इसमें 4 5 6 2 8, तो 10 11। इधर से में 2, वा में भी 2, का में 1, री में 2, फिर का 1, री 2, ल 1 और की 2। अब ध्यान देंगे, आप देखें जैसे कि सोरठा की परिभाषा है कि पहले और तीसरे चरण में 11, तो इसमें 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11, और दूसरे में 2 2 4 5 7 8 10 11 13। तो इस तरीके से सोरठा छंद में विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13, इसमें भी 11 होंगी और इसमें भी 13 होंगी। इस तरीके से समझेंगे। इसी क्रम में चौपाई। अभी तक ये समझ रहे थे आप, ये अर्धसम्मात्रिक छंद था। अब ये सम्मात्रिक छंद है चौपाई, ये सम्मात्रिक छंद है। इसमें चारों चरण एक बराबर होंगे। ठीक है, ये सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, यानी प्रत्येक चरण समान है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु होंगे या 2 दीर्घ होंगे, तभी चौपाई
ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ये जैसे आप बहुत सारी चौपाइयाँ जानते हैं, हनुमान चालीसा में ही आ जाइए, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। एक चीज़ और आप लोग गलती कर देते हैं कभी कभी कि ये एक लाइन को चौपाई मान लेते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। चौपाई ये नहीं है, ये तो प्रकार से चारपाई जैसा है, जैसे चारों पाए उसके एक बराबर होते हैं। ऐसे दो चरण ये हैं, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। देखिए इसमें कैसे कैसे मात्रा लगती है। रा दीर्घ है, मा लघु है, दू दीर्घ है, ता लघु है, आ लघु है, तू लघु है, ली लघु है, ता लघु है, वा लघु है, ला लघु है, धा दीर्घ है, मा दीर्घ है। देखेंगे 2 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 और 16। इसमें 16 मात्रा एक चरण में है। ऐसे इनमें भी होंगी, 16 ही होंगी सभी में, ठीक है। अंजनी, क्योंकि ये यहाँ पर अनुस्वार है, 2 होगी, 1 होगी, 1 होगी और त्र संयुक्ताक्षर है, इसलिए यहाँ 1 होगी और संयुक्ताक्षर से पहले का लघुवर्ण भी दीर्घ होता है, तो यहाँ पर ये दीर्घ होगी। प ब न सु त ना और मा। देखें 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 16, दोनों में दीर्घ भी है चरण के अंत में। इस तरीके से इनमें मात्राओं का निर्धारण करते हैं। तो ये चौपाई छंद भी आपने ध्यान से समझा होगा। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं, ठीक है। अभी आपने इससे पहले दोहा, सोरठा, चौपाई, इनके परिभाषा, उदाहरण और मात्राओं को समझा था। इसी क्रम में अगला छंद है रोला। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होती है। यति माने विराम होता है, ध्यान देंगे इसमें। जैसे कि जी ती, जा में बड़ी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, ती में भी दीर्घ मात्रा है, जा दीर्घ मात्रा है, फिर ती आया तो दीर्घ मात्रा है, हु एक मात्रा है और इसमें दीर्घ मात्रा है। जीती जाती हुई, जिन्होंने, जी इस पर अधिक बल नहीं, देखिए वैसे संयुक्ताक्षर से पहले का वर्ण है लेकिन अधिक बल नहीं इसमें लग रहा है। जी जिन्हों, अभी संयुक्ताक्षर है लेकिन ओ की मात्रा भी है तो ये दीर्घ होगा। ने, भा र त, बा और जी। अब आप देख लेंगे इसमें 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 2 11, यानी 11 और 13 पर यति। तो इधर एक 11 हो गई और इधर 1 2 3 2 5 2 7 1 8 2 10 और 2 12, इसमें भी 13 ही होंगी, ठीक है। जिन्हों 1 2 3 2 5 2 7 1 8 1 9 और 2 11 और 2 13, इधर 13 हो गए। 11 और 13 मिलाकर के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। इस तरीके से रोला छंद का उदाहरण है। ऐसे ही अगला छंद है कुंडली छंद। कुंडली छंद में आप देखेंगे, जैसे इसका नाम है कुंडली, यानी मतलब ये किसी दूसरे छंद से भी बना है। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में एक दोहा और उसके बाद एक रोला, ये मिलकर के कुंडली छंद बनाते हैं। और इसका जो प्रथम और अंतिम शब्द एक ही होता है, पहचान के लिए, ये बात समझ लेंगे आप। अब इसमें देखेंगे, उदाहरण देखिए ध्यान से। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। गहर नदी नाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे। दुश्मन दावा गिर तहां ताहू को झारे, कहें गिर। हम लोगों ने रोला छंद समझा था और कुंडलिया छंद थोड़ा छोटा लिख गया था, इसलिए मैंने उसको मिटा करके दोबारा से इसको लिख दिया है। इसको समझने में भी आएगा और इसको समझ लें। कुंडलिया छंद क्या है? ये विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं
प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। आदि में एक दोहा, क्योंकि 11 और 13 मिलाकर 24 हो जाते हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला मिलकर के कुंडली छंद बनता है। इस छंद का जो प्रारंभ और अंतिम, इस छंद का प्रारंभ और अंतिम शब्द एक ही होता है। और दोहे का जो चौथा चरण है वो रोला के प्रथम चरण का एक भाग होता है। थोड़ा सा लंबा है, इसकी परिभाषा को समझ लेंगे ध्यान से। और कैसे, देखिए, पहले शुरू में ये एक दोहा है, एक दोहा है शुरू में, और नीचे का जो है यह एक रोला है। ये बात देखेंगे। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। बड़ा रोचक उदाहरण आपके लिए बता रहे हैं। गहर नदी नाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे। दुश्मन दावा गिर तहां ताहू को झारे। कहें गिरधर कविराय सुनहुरे मेरे पाठी, और सब हथियार न छाड़ हाथ में लीजिए लाठी। अब इसमें देखेंगे आप, लाठी में ला में दो हैं, ठी में भी दो हैं, में दो मात्राएं हैं, इसमें एक एक है, ब हु त इसमें एक एक है, और है में भी दो हैं। तो देखेंगे 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 13। और इधर सा में एक है, दा में दो हैं, रा में भी दीर्घ है, खी में एक है, ए दो हैं, और संग अनुसार है इसलिए दो हैं, और इधर लघु है। इस प्रकार से इधर 11 हैं। इस तरीके से ये 13 और 11 मिलाकर के 24 मात्राएं प्रत्येक में हैं। इस तरीके से समझ रहे हैं आप, ये कुंडली छंद है। ठीक है। और इसके आगे आपके लिए एक छंद अभी इसमें और बचता है, आगे चलते हैं। बरवय छंद, बरवय छंद का भी आप लोग समझेंगे। बरवय छंद भी ये अर्धसमात्रिक छंद है। यह अर्धसमात्रिक छंद है, दोहा की तरह अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में अभी आपने जो कुंडली छंद तक के इनको छंदों को समझा था। आगे देखें, ये बरवय छंद, ये नया जुड़ गया है अभी। ये क्या है? ये अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। और इसकी स्वर को आप समझें। अब जीवन की है कपि आसन कोय, कनगुरिया की मुदरी कंगना होए। तो इस तरीके से ये बरवय छंद है। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में सीता जी के सामने गए थे तो उन्होंने अपनी जो वेदना थी वो इस माध्यम से व्यक्त करी है। तो इसमें देख लेंगे कैसे है। आ शब्द है, आ लघु आ है, इसलिए यहाँ पर 1 मात्रा है, वा पर 1 है, जी 2 मात्रा है, 1 है, की पर 2 है पर 2 हैं, और का पर 1 है और पी पर 1 है। इस तरीके से 1 2 4 5 6 8 10 11 12, यानी इसके पहले चरण में 12 मात्राएं, और इधर 2 1 3, ना पर 1, को पर 2 और या पर 1, 2 3 4 2 6 7, इधर 7, यानी पहले में 12 और दूसरे में 7। ऐसे ही तीसरे में का पर 1, ना पर 1, गु पर 1, री पर 1, या पर 2, और इधर 2, इधर 1, इधर 1, इधर 2, 3 4 6 8 9 10 12, और इधर कंगना 1 चंद्रबिंदु है, गा 2 2 1, यानी 4 5 2 7, इधर 7। इस प्रकार इसके प्रथम चरण में 12, तृतीय चरण में 12, दूसरे में 7 और चौथे में 7। इस तरीके से बरवय छंद बनता है।
आप इस प्रकार आपने अभी सारे छंदों को पढ़ा है। इतने ही छंद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। पढ़ते रहिए, नोट्स आपको PDF के रूप में भेजे जा रहे हैं। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, आप सभी सुरक्षित रहिए। ठीक है बंधु।